बेटा दोनों एप्लीकेशन पे टीचमेंट क्लास प्लस सभी लोगों को प्रॉपर है आवाज? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया होंगे। पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी आपकी, है ना? एकदम जोरों शोरों से। आशा करते हैं ऐसी हम कि घर पे भी आप खूब पढ़ रहे होंगे और इस बार एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम को फाड़ देना है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम आप लोगों को। चलिए, तो हमने फिजिक्स को गाइस पढ़ना स्टार्ट किया था और फिजिक्स में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं नो डाउट, पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की, है ना? मेन मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना? लिखा हुआ तो कॉपी पेस्ट बुक में भी है ना? तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी? आवेशों के संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। क्या होता है ये सारी मैंने बातें बता दी थी कि जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बेटा क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम वही चीज बेटा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, है ना? तबाह कर सकते हैं। इसे ओनली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे बेटा, दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई थी और एक एग्जांपल दिया था कि बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ही एक और भाई होता है बेटा पॉजिट्रॉन, और जब दोनों को हम मिलाते हैं, दोनों का घर्षण करते हैं, तो हमें एक नई रेडिएशन मिलती है और उसको हम बोलते हैं बेटा गामा रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के चक्कर में जो नया आवेश निकला, मतलब हमने दोनों को चाहा कि बर्बाद हो जाए, दोनों टूट जाए, परंतु हुआ क्या ऐसा? तो आप कहोगे कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो रेडिएशन थी वो चेंज हो गई, वो जो पार्टिकल्स थे हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, वो कन्वर्ट हो गया उनका चार्ज किसमें? तो आप कहोगे कि सर उनका चार्ज किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया? तो आप कहोगे कि सर गामा रेडिएशन में हो गया। बेटा ये चीज मैंने आपको बता दी थी। देन ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जैसे ही हम इनको मर्ज करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, दोनों को अपन कुछ भी कर लो इनके साथ में, जैसे रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन करने के बाद में बेटा गामा रेडिएशन निकलती है। और गामा रेडिएशन आप जानते हो कि बहुत सारे चिकित्सा वगैरह में, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी जगह इसका उपयोग किया जाता है। रेडिएशन में ले लो, रोगी की सिकाई करवाने में, है ना, जो गर्मी वगैरह से या क्या हो कि कैंसर के उपचार में भी हम गामा रेडिएशन का उपचार करते हैं। जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उनकी हड्डियाँ, मसल्स वगैरह जो है, मसल्स का सिकाई करवाना हो, मसल्स ट्रीटमेंट का हो गया, उसमें सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहोगे कि सर गामा रेडिएशन का उपयोग करते हैं। गामा रेडिएशन बेटा हमारे शरीर के लिए वैसे तो हानिकारक होती है ना? गामा रेडिएशन हानिकारक होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक पूरे चैप्टर में रेडिएशन ही है आपका। फिर उसके बाद में हमने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा था। आवेशों को क्वांटीकरण ही हमारा लास्ट टॉपिक था शायद, आई थिंक। और आवेशों को क्वांटीकरण के बारे में मैंने बता दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को आप क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अगर आप मान के चलो कि आपको घर से स्कूल कहीं जाना है, कहाँ जाओगे, घर से स्कूल जाना है, घर से कहाँ जाओगे, स्कूल जाना है, तो आप पूरे के पूरे जाओगे। अगर आपको कोई बुक लेकर के जाना है तो बुक भी बेटा आप पूरी की पूरी लेकर के जाओगे। बुक में से ऐसा तो नहीं है कि आप आधी बुक के पेज घर पे रख दो, है ना? किताब या बुक के आप दो पार्टिकल कर दो, अलग अलग दो पार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आपको जाना है तो आपको पूरा कंप्लीटली जाना पड़ेगा, या तो आप नहीं जाओगे। और यही चार्ज के, यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जब भी अगर आपको चार्ज को वन प्लेस से अनदर प्लेस में लेकर के जाना होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, आप तो सीधा इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है सर, वो पूरा का पूरा जाएगा, उसमें से मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता, ना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ। ये चीज कौन बताता है? तो ये चीज आपका आवेशों का क्वांटीकरण बताता है कि सर जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मैं आवेश का स्थानांतरण करूंगा, ट्रांसफर करूंगा वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में, आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा सर स्थानांतरित होगा। मतलब आप कह सकते हो बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 कुलाम। ये आवेश आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, याद हो गया होगा अभी तक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक बार जल्दी जल्दी लिख दीजिए बेटा, है ना? आयस को इफेक्ट करता है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आयस को इफेक्ट करता है। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा रेडिएशन सेक्शन में, रेडिएशन सेक्शन में बेटा क्या होता है कि रेडिएशन सेक्शन में जहाँ रेडिएशन चलती है वहां पर एक पॉलीथीन से पैक कर दिया जाता है, जहां पर आपका रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन रेडिएटर होता है जो आपका करता है एक्सरे, वो बिल्कुल क्या रहता है, एक साइड में खड़ा रहता है, ताकि जो रेडिएशन है उसको नहीं लगे, नहीं तो बेटा वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना?
और जहां पर रेडिएशन वगैरह होती है वहां पर दवाइयां भी बहुत ज्यादा रहती है ना। जैसे आपने सुना होगा परमाणु पोखरण, परमाणु का जब टेस्ट हो रहा था उस समय में रेडिएशन कौन सोखता है, इसका भी आंसर आप जल्दी से कर दो कि रेडिएशन से प्रकृति में सबसे ज्यादा सोखने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ओनियन बेटा, प्याज। प्याज क्या करता है, रेडिएशन को तेजी से सोखता है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि बेटा प्याज को ज्यादा खाया करो, है ना। ओनियन, प्याज को ज्यादा खाना चाहिए। वेरी गुड राहुल, है ना। प्याज को क्या करता है, रेडिएशन को सोखता है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी हम ट्रांसफर करते हैं क्या करेंगे, आपका किसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के मल्टीपल में ही होगा, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। और यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, याद यहीं पर करना है आपको, यहीं पर याद हो जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है क्या, ये चीज यहाँ पर लिखा है बेटा पूर्ण गुणज होता है, मतलब पूर्ण मल्टीपल किसका होगा, तो आप कहोगे कि सर यही वाली संख्या होनी चाहिए, सोते जागते यही वाली संख्या हमें याद आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा, इसलिए वस्तु पर आवेश Q, Q बराबरी से मैंने बताया था Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब वो मैंने यहाँ पर ये बोला क्या कि बेटा 1 होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा सर पूर्ण नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4 जितना भी जाएगा सर पूरा का पूरा ही जाएगा। क्लियर है क्या, ये चीजें बताई थी बेटा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलाम होता है, इसी का मल्टीपल में जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज और देखिए बेटा, यहाँ पर जो फैक्ट लिखे हुए एज इट इज आपको याद रखने, एज इट इज जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला कि आवेश विभाजित नहीं है, आवेश विभाजित नहीं है, आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिविजिबल। आवेश को आप विभाजित कर सकते हो क्या, अब ऐसे समझो बेटा, घर में करंट आ रहा है आपके, लाइट जल रहा होगा सबके इधर, लाइट सबका जल रहा होगा, लाइट में आप क्या करो, लाइट का एक केबल निकाल दो, बीच में से उसको छीलो और उसको दो करने की कोशिश करो, ऐसा लो केबल को और उसको तोड़ के ऐसा करके जाओ, करने मत चले जाना कोई, है ना, पता चले चिपक के रह जाओ, सर ने बोला था करने के लिए, ऐसा नहीं है ना, तो लेकर के जाओगे बेटा। आवेश को आप क्या कर नहीं कर सकते, वो जाएगा तो पूरा ही जाएगा, जितना इधर बहेगा उतना ही इधर बहेगा, मतलब आवेश बेटा पूरा बहेगा, मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे। क्लियर है क्या, मतलब आवेश विभाजित नहीं है सर, कैन नॉट बी डिविजिबल, मतलब आप आवेश को डिवाइड नहीं कर सकते। स्टार लगा लेना और इस पॉइंट को अच्छे से लिखना कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते सर, और इसको डिवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो सर, इसीलिए तो मैंने बोला कि विमाहीन राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए तो बोला स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने कहा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको विभाजित नहीं कर सकते, है ना। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर लिखा है आवेश पूर्ण संख्या है, होल नंबर है ना। होल नंबर की बात करेंगे बेटा, होल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे एक मिनट, होल नंबर की बात करेंगे बेटा, तो होल नंबर में आप कहोगे कि सर होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, होल नंबर में बेटा ये हो जाएगा कि सर ये वाला हमारा 1 2 3 4 5 6 जितने भी है बेटा, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि होल नंबर में क्या आ जाएंगे, जितने भी आते हैं 1 2 3 4 ये सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या, क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। एक मिनट दीजिएगा बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे हमारे होल नंबर हो जाएंगे। इसी में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसके बिना बेटा ये न तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और न ही कुछ हो सकता है। क्लियर है क्या, दूसरा पॉइंट। अच्छा इसके बाद में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखा है बेटा, आवेश प्रकृति का सबसे छोटा आवेश है, स्मॉलेस्ट, ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर, मतलब प्रकृति पर जितने भी आवेश पाए जाते हैं बेटा उसमें सबसे छोटा आवेश कौन सा होगा, तो यही कहोगे कि सर स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर, कौन सा, यही चार्ज। आवेश क्या है, आवेश जो चार्ज है, आवेश चार्ज स्मॉलेस्ट है पूरी प्रकृति पर, इससे छोटा कुछ नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको आप स्मॉलेस्ट चार्ज बोल सकते हो, इससे छोटा बेटा चार्ज कहीं भी प्रकृति पर नहीं पाया जाता। और वस्तु पर जो आवेश होगा, जो ऑब्जेक्ट पर आवेश होगा, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पर जो होगा बेटा वो ई के फॉर्म में ही होगा,
एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये कंटिन्यूअसली क्या होते जाएंगे, तो आप कह सकते हो बेटा कि ये कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ है देखिएगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ अगर बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि आवेश, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा है, ओके ये लिखा हुआ है बेटा यहीं पर कि आवेश क्या नहीं हो सकता बेटा, भिन्न के फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2, 3/4, 5/6, ये सर ऐसा नहीं हो सकता। ये सर हमेशा कैसा रहेगा, होल नंबर, एक पूर्ण संख्या रहेगी सर। कैसा रहेगा, तो आप कहोगे कि सर ये कैसी है, पूर्ण संख्या है बेटा। क्लियर है क्या, ये कैसा है, पूर्ण संख्या है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे कि सर ये दशमलव में भी नहीं हो सकता। ये कैसा नहीं हो सकता, तो आप कहोगे कि सर ये दशमलव में भी नहीं हो सकता, है ना, डेसिमल नंबर भी नहीं हो सकते सर। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सर डेसिमल में आएगा तो ये इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का सर चार्ज, अभी आपने बात बताया कि सर ये डिविजिबल नहीं है, और डिविजिबल नहीं है मतलब पॉइंट में भी नहीं आ सकता सर। बताइए बेटा, इतनी चीजें क्लियर है क्या, इतनी चीजें क्लियर है, बताइए बेटा, इतनी चीजें क्लियर सबको, स्नेहा, ट्विंकल, खुशबू, राहुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, सारी चीजें मैंने बता दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मैंने लिखा है वस्तु से 10 टू द पावर -19 कूलम, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल कर चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन निकले एक वस्तु से, और वस्तु से निकलने के बाद में चले गए, किसी वस्तु पर चले गए, तो वस्तु पर कितना आवेश होगा, थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए। यहाँ पर वैसे सॉल्व ही लिखा हुआ है शायद, आई थिंक, है ना। अच्छा हम जानते हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपसे कि किसी वस्तु से 10.10 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए, तो वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो बेटा यहाँ पर हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, यहाँ पर Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें बेटा, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, तो आप कह रहे हो कि सर नंबर बराबरी से यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू लिख दूं क्या, कितना, 10 की पावर 19 कुलाम सर, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके चले गए। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कुलाम। यस और नो, इतना होता है क्या, बताइए। ये आपको दिया हुआ है, ये चीजें आपको दी हुई है, और इसी को बेटा सॉल्व करना है। बताइए, तो आप कह सकते हो क्या बेटा कि सर यहाँ पर तो ठीक है, आपने बता दिया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होती है, नंबर आपको इतने दिए हुए हैं। अच्छा एक वस्तु मान लो, एक ये वस्तु थी, इस वस्तु से, ये वस्तु, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, इस पे चले गए, कितने चले गए, 10 की घात 10 टू द पावर 19 कूलम। ये बोल दूं क्या, 10 टू द पावर 19 इस पे चले गए, तो इस पे से इस पे जाएंगे तो टोटल इस पे अब इलेक्ट्रॉन गए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अब इसको गए तो बेटा मैं इसमें अगर टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों में, तो यही लिखा हुआ है क्या, आपको ये दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा ये यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, बताओ कट जाएगा क्या। अच्छा ये अगर नहीं कटेगा तो मैं अभी काट के बताऊंगा आपको। आपके पास में कितना बचेगा, तो सर सिर्फ इतना बचेगा। बताइए तो चार्ज कितना, टोटल आपका चार्ज कितना बेटा, तो आप कहोगे कि सर इतना चार्ज। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये बताइए, बताइए थोड़ा सा मुझे बताइएगा बेटा, कितना समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से बताऊं फिर वैसे, स्नेहा, ट्विंकल, खुशबू, हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से समझ लो, है ना, समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन एक बनेगा बेटा, न्यूमेरिकल बनेगा, वहां पे मैं ये नहीं चाहता कि बेटा कहीं डाउट हो, है ना। थोड़ा सा वैल्यू आप मुझे बताते जाइएगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लेकर के चलता हूँ आपको, है ना। देखिएगा आपने कहा
कि बेटा आपको एक वस्तु है, इधर लेकर के चलते हैं, देखिए एक ये वस्तु थी, है ना। अच्छा इसको मैं थोड़ा फिल कर दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भर देते इसको। एक वस्तु थी ये वाली, और इसी वस्तु में मान लो एक वस्तु से बेटा दूसरी वस्तु पर क्या चले गए, तो आप कहोगे कि सर इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सर इससे इलेक्ट्रॉन गए बेटा इस पे, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे गए। अच्छा कितने गए, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 10⁻19 का इलेक्ट्रॉन, ये गए क्या, पहली चीज बताओ। और जिस पे से बेटा जाता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बेटा गए तो आवेश कैसा है, चार्ज कैसा है। और जिस पे से जाता है बेटा, इससे जा रहे हैं मतलब इसके पास में ज्यादा थे, इसके पास में जा रहे हैं मतलब जिससे जाता है, तो आप कहोगे कि सर इस पे आपका कौन से चार्ज जनरेट हो जाएंगे, तो सर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे क्या वस्तु पर, बताओ। तो वस्तु पर आवेश कौन सा था, तो सर वस्तु पर पॉजिटिव आवेश जनरेट हो गया, यस और नो, वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अच्छा इस पे गया, है ना, इस पे गया, तो बेटा आपसे पूछा कि वस्तु पर टोटल, इस पे जब गया तो उस पे वस्तु पर टोटल आवेश कितना हो गया, तो आपसे अगर पूछे तो आप जानते हो बेटा Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यस और नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर आपको दिया है बेटा कितना 10.19, और इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इतना होता है। बस इन दोनों का बेटा आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों की वैल्यू रखूंगा 10 की पावर 19, और बेटा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें, अच्छा अगर आपको ऐसा काटते नहीं आता हो तो आप ऐसा कर सकते हो 10 की पावर 19 इंटू 1.6। अच्छा ये 19 बेटा ऊपर माइनस में जब भी होता है, अगर इसको नीचे लिखना है, अगर माइनस हटाना है तो 10 की घात 19 ये हो जाएगा, ऐसा ये लिख सकते हो। अच्छा अब आप काट दोगे क्या, इधर से सर ये कट जाएगा, सेम वैल्यू है इसलिए। अच्छा बचेगा कितना, तो 1.6 सर गुलाम इसके पास में चार्ज होगा, सर आवेश इसके पास में होगा, बताइए आवेश होगा क्या, इतना इतना आवेश हो जाएगा, ये सर। अच्छा आपसे आवेश हो जाएगा। अच्छा आवेश का प्रकार, अगर टाइप ऑफ चार्ज पूछे आपसे, आवेश का प्रकार टाइप ऑफ चार्ज पूछेंगे, टाइप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, तो जिसने दिया उस पे क्या आ जाएगा, जिससे गया है उस पे बेटा धनावेश आ जाएगा, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया है, जिसने लिया है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यहां से कि मास का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्षति कितनी हुई, है ना, आपसे पूछ लेंगे द्रव्यमान का चार्ज जो है, द्रव्यमान की क्षति कितनी हुई, या द्रव्यमान का लॉस कितना हुआ। तो इसके लिए बेटा आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना रहेगा, इलेक्ट्रॉन का, हाँ एक बार मुझे द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख करके बताइए। तो आप क्या करोगे कि सर ये तो दिया हुआ है, यहां पर बताता हूं बेटा साइड में कि यहां पर देखते हैं ना, द्रव्यमान की क्षति या लॉस ऑफ मास, द्रव्यमान में कमी, बेटा द्रव्यमान में कमी कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर कि द्रव्यमान जो इसका रहा होगा और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जो गए हैं उनकी वजह से, तो आप कहोगे कि सर जितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने नंबर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होता है बेटा अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू यही ले लो, सबका सब चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर कितने 10 की पावर 19, और इसके बाद में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये द्रव्यमान लिख देना है, बस कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन बोले बस वैसे वैसे हमको फॉलो करना है कि द्रव्यमान में कमी कितनी हो जाएगी सर, तो बेटा द्रव्यमान की कमी इतनी हो जाएगी, बताइए, वेरी गुड बेटा, बताइए, है ना 31। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, क्वेश्चन अभी और है, अभी और करेंगे क्वेश्चन हम, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा इसमें, बताइए क्लियर है क्या, क्वेश्चन बनेंगे, बेटा आगे बढ़े, सबका सबका क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन पे चले, ये हो गया, ये आ गया बेटा, यही लिखा है द्रव्यमान में क्षति कितनी होगी, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, सेम क्वेश्चन एज इट इज, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर एक पदार्थ में 200 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए, इसका आंसर कीजिए आप,
आपके पास में 30 सेकेंड है। आपका बताना है कि एक पदार्थ में आवेश की कमी होती है, मतलब कितने की कमी हो रही, तो बेटा आप कहोगे 200 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 200 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो आवेश की मात्रा व प्रकार आपको बताना है। चलिए 30 सेकेंड आपके पास में, थोड़ा फास्ट बताइएगा, क्विक फास्ट। वॉइस वगैरह प्रॉपर है बेटा सब कुछ, एक बार वो भी मुझे तुम बता दीजिएगा कि हाँ सर ओके है, अदरवाइज मैं बोलता रहूँगा और आपके पास में आवाज़ नहीं आएगी। बताइए, सॉल्व कीजिए बेटा सभी लोग, थोड़ा सा सॉल्व करें, देन बताए कि हाँ सर बन रहे क्वेश्चन। बेटा नहीं बन रहे हो तो भी बताइएगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, फिर आप क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे। अरे बनेगा, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी बताइए थोड़ा सा। बताइए बेटा। अच्छा, ओके ओके, चलिए देखते हैं ना, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं बेटा, हम देखते हैं। हमने कहा देखो बेटा, क्वेश्चन ने जैसा बोला है वैसा पहली चीज, है ना, क्वेश्चन ने जैसा बोला है, जैसी जैसी स्टेप बोल रहा है ना, क्वेश्चन को कभी पूरा नहीं पढ़ना, एक बार पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद में हर स्टेप पे हमको देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो बेटा समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि ये बोल क्या रहा है। उसने बोला कि एक पदार्थ, मैंने सबसे पहले बेटा नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, नहीं आ रहा समझ में छोड़ दो, है ना। मैंने कहा कि बेटा एक कोई पदार्थ है, ये पदार्थ हो गया, है ना, ये कोई पदार्थ है मान लो, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मान के चलिएगा। ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ से क्या हो रहा है, आवेश की मात्रा 200 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल ली। इस पदार्थ से मैंने क्या किया बेटा, 200 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, 200 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इसमें से 200 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अच्छा बेटा, इसमें से 200 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब इसने 200 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए। अगर किसी को डोनेट कर दिए तो पहला क्वेश्चन आपसे, बेटा इस वाले पदार्थ पर आवेश कौन सा होगा, चार्ज कौन सा होगा, ये बताओ पहले तो, कि इस पदार्थ से 200 इलेक्ट्रॉन निकल करके कोई और साइड में कोई पदार्थ रहा होगा, है ना, इस पर चले गए और इस पे चले गए, तो बेटा इस पे आपका चार्ज कौन सा होगा ये बताए। थोड़ा फास्ट आंसर करे बेटा, फास्ट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आंसर करे, कौन सा होगा चार्ज बताए बेटा। इससे मैंने बोला कि 200 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले गए, 200 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इधर चले गए, इस पे 200 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे 200 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, है ना। तो इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड, कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मतलब बनेगा, क्वेश्चन बनेगा बेटा, सबसे बनेगा, है ना। 200 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अच्छा बेटा 200 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो आपसे पूछा है कि आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। तो बेटा आवेश की मात्रा आप जानते हो, आवेश होता क्या है, तो हमने बताया कि सर आवेश बराबरी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन है यही तो सर आवेश है, यस और नो। और मैंने आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर कितने थे, तो आप कहोगे सर 200 इलेक्ट्रॉन थे, 200 इलेक्ट्रॉन थे। तो बेटा 200 इलेक्ट्रॉन थे तो मैं यहां लिख दूं क्या 200,
बताओ 200 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? एक इलेक्ट्रॉन पे सर आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश सर। तो आपको टोटल बताना है, तो बेटा ये वाला चार्ज मैं यहाँ रख दूं क्या? यहाँ से उठा करके ये वाला सेम का सेम 1.6 इंटू 10⁻−19 यहाँ रख दिया। बताओ, यहाँ रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ जरा मुझे। ये वाला आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत है। विदाउट कैलकुलेशन बेटा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अच्छा, जिसको नहीं आता है कुछ भी समझ में, मैं उसके लिए पहले बताता हूँ कि बेटा 200 ये है ना, 200 और इनटू कर सकता हूँ बेटा यहाँ पर 1.6 है, मतलब 1 पॉइंट। अच्छा, पॉइंट हटाते हैं तो जीरो लगाते हैं कि नहीं ये भी बताना थोड़ा सा मुझे। ये जीरो लगा दिया है ना। इनटू कर दूं क्या बेटा, बताइएगा। इनटू कर दिया। इनटू करने के बाद में मैं ये यहाँ पर बेटा, ये ऊपर माइनस में है, नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 1/10⁻19 हो जाएगा। बताओ। अच्छा, 19 शून्य इसके पास में है, 19 जीरो इसके पास में है, तो 19 जीरो में से बेटा मैं 2 कम कर दूं क्या? 19 जीरो में से अगर 2 जीरो कम कर दूं मैं, तो 19 में से अगर 2 जीरो कम करूंगा तो यहां 2 बचेगा, यहां 16/10 बचेगा, यहां पर 1/10⁻17 बचेगा, 17। आप चाहते तो इस जीरो से इस जीरो को भी काट सकते थे, बात वही सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो से इस जीरो को काट दूं, इधर से एक इधर कर दूं, बात बराबर रहेगी। क्लियर है क्या? तो आप चाहो तो इधर से इसको काट दो, ये लो मैं उसको भी काट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। मैंने कहा कि ये लो, यहां पर लिखा बराबरी से 200, ये लो, इसको पहले काट दूं। ये जीरो से बेटा मैंने ये जीरो काट दिया। अच्छा, एक जीरो ये है, इसके पास में 19 जीरो है, 19 जीरो में से एक जीरो और कम हो जाएगा, 18 जीरो बचेंगे क्या? तो आप कहोगे यस सर, 2 गुणित 16 गुणित 1/10⁻18। बताओ, इतने ही जीरो बचेंगे क्या? अच्छा, अब इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, 18। यही होगा क्या, किसमें, माइनस में, ऊपर जाएगा माइनस गुलाम। सर इतना आवेश हो जाएगा, चार्ज कितना होगा, तो इतना होगा बेटा। इसको आप एक जीरो और कम करके, एक जीरो और कम करके 3.2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक जीरो कम करके 3.2 भी लिख सकते हो। यस और नो? थोड़ा सा बताए क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि सर हम 3.2 भी लिख सकते हैं। जहां 18 आपने लिखा है वहां पर बेटा आप 17 आ जाएगा फिर। क्लियर है क्या? तो एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि इसको और सिंप्लीफिकेशन करना हो। वैसे ये आपका आंसर ओके है, ये आपका आंसर हो गया। बताइए, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। 3.2 ट्विंकल, वेरी गुड। 3.2 इंटू 10⁻−17, वेरी गुड बेटा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बताइए क्लियर क्या इतनी चीजें? बेटा बिल्कुल हर क्वेश्चन में बेसिक से उठाना है बिल्कुल, और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्या बेटा? डन, ओके। एक बार थम्स अप कर दो सभी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो वैसे आप, है ना, बाकी कोई वो नहीं है। बताइए इसके लिए एक बार बता दो मुझे, ओके है तो देन मैं आगे बढ़ूं बेटा। फिर ये अगर कंप्लीट है देन, है ना। चलिए ओके ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज इट इज लिया हुआ है बेटा मैंने, है ना। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम का है, इसको बनाइए। लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा बेटा जस्ट, है ना। अच्छा क्वालिटी बेटा सही है आपकी? ओके आप सही है, ओके क्वालिटी ओके ओके। हाँ, किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10 टू द पावर, क्या दिया हुआ है, किसी पदार्थ में 6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम आवेश प्रवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताना है आपको। आपके पास में बेटा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आंसर कीजिए इसका कि क्या किसी पदार्थ में
6 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम आवेश फ्लो हो सकता है, प्रवाह हो सकता है या नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात बेटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये बेटा। आवेश प्रवाह होगा, ये आवेश प्रवाह फ्लो क्या नहीं हो सकता, फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताना है। बताइए, फास्ट कीजिए इसको, थोड़ा साइड हो जाऊं क्या, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? ओके, बताइएगा सभी लोग। 3.2 into 10⁻⁻17, खुशबू, ट्विंकल, स्नेहा, सुहानी, है ना, निकिता। हाँ राहुल, क्या दिक्कत आ रही है बेटा, बताइए। राहुल, जब तक आप दिक्कत नहीं बताओगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप बैठे हो कैमरे के उस साइड, मैं कैमरे के इस साइड, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमें क्या बताना पड़ता है, तो आप कहोगे कि सर बीमारी हमें ही बतानी पड़ती है, देन उसके बाद हम आगे जाते हैं। सर मुझे, हाँ बेटा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है बेटा कि जो चार्ज है आपका, चार्ज कितना लिखा है, चार्ज की बात करेंगे 6.0 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -18 कुलाम। चार्ज फ्लो और नॉट, इतना ही बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट में, एनी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट में दिस चार्ज 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम फ्लो हो सकता है, फ्लो और नॉट, ये फ्लो होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना है। ओके, अच्छा फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, ओके ओके, फ्लो नहीं हो सकता है, ओके। तो बेटा क्यों नहीं हो सकता है, और कितना चार्ज आ रहा है, और इसकी क्या वैल्यू आएगी कि आप बोल रहे हो कि सर ये फ्लो नहीं हो सकता। वेरी गुड, फ्लो तो नहीं होगा सर, डेफिनेटली बेटा फ्लो नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा इसका भी एक स्पेसिफिक आंसर कीजिए आप लोग। हाँ बेटा लिख दिया मैंने, स्नेहा, आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, है ना। बस आपको चार्ज को बेटा बताना है कि फ्लो होगा या नहीं होगा, फ्लो होगा या नहीं होगा। चलिए करूं, मैं सॉल्व करूं, चलिए देखते हैं इधर, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे। तो यहाँ बेटा मैंने कहा कि हम जानते हैं कि हमें बोला गया ये चार्ज दिया गया है सर, ये चार्ज है, और ये पूछा कि सर ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई केबल है ना, ये केबल बना दी मैंने, है ना, ये केबल, और इसमें से बोला कि सर ये वाला चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो सर आपको पहले प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सर फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो आप कहोगे कि सर एक तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए सर, वेरी गुड, होल नंबर हो जाएगा। दूसरा सर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए सर, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद में तीसरा आप कहोगे कि सर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, है ना, और डेसिमल में नहीं होगा मतलब सर ये सारी चीजें अगर फॉलो हो रही है तो सर वो पूर्ण संख्या, वो आवेश फ्लो हो सकता है ना। अच्छा दूसरा और लिख देता हूं, अच्छा इसके अलावा वो सर इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उसका मल्टीपल होगा, देन सर आवेश फ्लो हो सकता है। बाकी इतनी ही चीजें मुझे चेक करनी है। अच्छा इसके बाद मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूं। तो आपने कहा कि सर आवेश इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू होता है, आवेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो उसने कहा कि सर उसने आवेश दे रखा है, बेटा यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है क्या, क्यू इज इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है कि सर क्यू इज इक्वल टू इतना। अच्छा क्यू इज इक्वल टू इतना, तो ठीक है मैंने लिख दिया क्यू इज इक्वल टू इतना। क्यू, क्यू बराबर रख दूं क्या, क्यू इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁻18। अच्छा थोड़ा इधर साइड में करते हैं इसको, ओहो भैया, है ना, ये हो जाएगा, बताओ यहाँ तक ये चीजें है क्या, बताइए बेटा, इतनी हो जाएगी, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेटा कितना होता है, तो आप कहोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। यस और नो, बताओ। 6.0 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये सारणु, बस इसमें से मुझे नंबर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर ये नंबर्स की वैल्यू बेटा एक पूर्ण संख्या आ गई तो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इसके नीचे लेकर के आ जाता हूं, देखिए 6.0 इंटू 10⁻⁻18,
डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट, ये इधर आ जाएगा बेटा, नीचे इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू n, यही होगा। अच्छा n इज इक्वल टू इतना है, तो आप मुझे एक बात बताना, है ना, n इज इक्वल टू इतना, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था। अच्छा माइनस माइनस में था, तो आप कहोगे कि सर इसमें 18 जीरो, इसमें 19 जीरो, ये सर ऊपर आएगा, ये सर नीचे आएगा। मैं बेटा इसको जैसा है वैसा ही लिखता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा हल्का सा इसको छोटा करते हैं इधर से। अरे अरे अरे, थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। अरे ना बाबा, बोर्ड भी बुरा मान जाता है हमारा बेटा, है ना। इधर से करते छोटा सा, ये इतना कर देते हैं, थोड़ा सा और ले लूं, ठीक ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं अगर बेटा यहाँ पर करूँ तो n इधर आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा ये जो 18 ऊपर था और ये 19 नीचे था, 19 ऊपर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा नीचे 1.6 इंटू 10 टू द पावर, जो 18 ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, माइनस दोनों के हट जाएंगे। अच्छा यहाँ से यहाँ पे अगर बात करेंगे बेटा, तो इसको मैं 18, ये हो जाएगा 18 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, बताइए थोड़ा सा। अगर हाँ तो बेटा यहाँ से इस 18 से इसको काट सकता हूँ मैं, मतलब ये कट जाएगा सर। अच्छा बचेगा कितना, तो आप कहोगे कि 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.6, बताओ इतना ही बचेगा क्या सर? बिल्कुल इतना ही बचेगा। अगर इतना ही बचेगा तो ये बच जाएगा बेटा 60। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना। आई थिंक अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक। 60 डिवाइड बाय 1.6। अच्छा ये जो पॉइंट है, पॉइंट का भी बेटा मैं जीरो, यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ, और ये 600 डिवाइड बाय 16 हो गया। अच्छा 600 को जब मैं 16 से भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 और 1 कैरी जो दिया था हमने वो 48। यहाँ कितना बचेगा बेटा, तो 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 6 से 5 जाएगा, जो कैरी वापस करेंगे 6 से ये 1 बचेगा। अच्छा वापस में इसमें नहीं आएगा, वापस से जो जीरो बचा हुआ है उसको लिखूंगा, और वापस से जीरो लिखने के बाद में कितना हो गया, तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 7 112। ये 16 का 7 बार जब मल्टीप्लाई करता हूँ 112 आता है सर। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ से ये कुछ नहीं बचेगा। अच्छा अब 8 में नहीं जाएगा, मैं बेटा पॉइंट लगाऊंगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, और 16 पंच 80 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, परंतु मेरी वैल्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए वो कितने आ गए, तो आप कहोगे 37.5 आ गए। और ये सर वैल्यू हो नहीं सकती, है ना, ये वैल्यू हो नहीं सकती, इसीलिए सर आवेश का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर ये क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन में, आप कहोगे कि सर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। बताइए बेटा, वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसीलिए आप कहोगे कि सर ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या किसी भी पदार्थ में ये आवेश, क्या किसी भी पदार्थ में ऐसा इसका मल्टीपल या इस टाइप का आवेश फ्लो होना संभव है? बताओ, किसी भी पदार्थ में, एनीबॉडी ऑब्जेक्ट, है ना, कि किसी भी पदार्थ में ऐसा ऑब्जेक्ट फ्लो हो सकता है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट फ्लो नहीं हो सकता सर। बताइए क्लियर है क्या बेटा? थोड़ा सा बताइए मुझे, क्लियर, डन। क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, थोड़ा ये बताओ। क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे तो दिक्कत वाली बात है, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे देन इम्प्रूव। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे मतलब हम आगे पाठ और पीछे सपाट करते जा रहे हैं। वैसे स्लो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे हो कि अगर क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे के सारे बनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बेटा कि हम 2 घंटे क्लास में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में हमको वापस से वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार देखो, है ना,
कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, है ना। बताइए, सभी लोग बताएं, थोड़ा क्लियर है क्या? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इस पे एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, ताकि आपको एक क्वेश्चंस का लेवल लगे। बाकी घर जाकर के क्वेश्चन लगाइएगा, है ना। बुक सबके पास में होगी 12th की, उठाइएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाँ हाँ बेटा, एक दो। हाँ स्नेहा बताइए बेटा, क्या हो गया? डन, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये लिखा हुआ है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर कीजिए बेटा इसका। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपके पास में 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आंसर कीजिए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा बनेगा यस और नो, ये भी बताइए मुझे, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ट्राई कीजिए, आपके पास में 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में क्वेश्चंस का आंसर आ जाना चाहिए। बताइए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁶। नहीं बेटा राहुल, गलत है। प्रॉपर इसको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे अभी हम करते आ रहे हैं बेटा, कोई चार्ज कोई चेंजेस नहीं है। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी में सब कुछ होगा और इसी में हमें सॉल्व करना है। बताइए कैसे करोगे? हाँ मैं बताऊं, मैं करूं सॉल्व? बताइए मुझे, थोड़ा सा बताइए बेटा, थोड़ा सा फास्ट। ओके ओके चलिए ठीक है। देखिए बेटा इधर हमने कहा कि बेटा यहाँ पर दिया हुआ है एक कूलम आवेश में, एक कूलम। अच्छा आवेश चार्ज कितना? तो आप कहोगे सर 1 कूलम, है ना। आवेश कितना है? तो सर 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज में पूछा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलम चार्ज आपको दिया हुआ है। और आप एक चीज और भी जानते हो कि सर Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। यस और नो, यही ये भी जानते हो? बताओ इतना जानते हो कि नहीं? अच्छा ये जानते हो तो आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रहने दो। और इलेक्ट्रॉन को अगर यहीं पे रहने दोगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपसे पूछिए तो Q/N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा क्या? यही बेटा आपसे वो पूछना चाह रहा है कि सर ये वाली वैल्यू क्या होगी, यही तो आपको निकालना है। ऑलरेडी आपको Q क्या दिया हुआ है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम्स दिया हुआ है। और आपसे पूछा है क्या? नंबर ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बेटा यहाँ पर नंबर पूछा है तो नंबर यहाँ पर नंबर आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बताओ इतना पूछा है। अब आप जानते हो कि ये सर आपको ऑलरेडी दे रखा है। Q इज इक्वल टू 1 कूलम आवेश हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये लिखा हुआ है सर। तो आपको कुलाम पता है, यहीं पर लिख देता हूं इसके आगे। कुलाम बराबर इसे, चार्ज आपको दिया है 1 कूलम, एक मैंने ये रखा। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सर, ये दिया हुआ है। बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये दिया हुआ है। अब इसी को आपको क्या कर लेना है बेटा? सॉल्व कर लेना है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो आप इसको, मैंने अभी आपको बताया कि सर 1 ये माइनस में है, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 और नीचे 1.6 हो जाएगा। बताओ यही होगा क्या? अच्छा ये होगा
तो थोड़ा सा इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको बेटा, यहां पर ये 1, अच्छा ये जीरो पॉइंट का जीरो लगा दूं इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 16। बताओ ये लिखा इतना। इसके बाद में इसको आगे और सिंप्लीफाई करो बेटा, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से हर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एक लिखा पॉइंट है, पॉइंट का भी। अब इसके बाद में बेटा समझ नहीं आया ऐसा मत बोलना कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको इतनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आना चाहिए है ना। थोड़ा सा अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं बता दूंगा है ना, डोंट वरी। पर थोड़ा सा कोशिश करना कि समझ में आ जाए। अब इसके बाद में बेटा इसको आप चाहो तो 16 बड़ा है बेटा, 16 यहाँ पर देखो कि सर 16 जो है वो 10 से बड़ा है, डिवाइडेड नहीं होगा बेटा। मैं यहाँ से एक जीरो कम कर देता हूँ तो 18 हो जाएंगे। बताओ इसको मैं वाइट ले लेता हूँ, 10 थे, 10 में एक जीरो और बढ़ा दिया, 19 में से एक कम हो जाएगा तो ये 10 की पावर 18 बचेगी। और इसको बेटा मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ, और जैसे ही इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 16 को 100 से डिवाइड करके देखे, ये लिखा मैंने 100, और 100 को जैसे ही मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो 16 96, कितना बचेगा बेटा 96, बचता है 4, यही बचेगा 4 बचेगा, इधर कुछ नहीं, जीरो फिर लगाया मैंने, पॉइंट लगा दिया है ना, 96 यहाँ पे बेटा, ये 96 इधर आ जाएगा, 96 में से इसको घटाऊंगा कितना बचेगा, यहाँ पर सर 4 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, ये पॉइंट लगाया जीरो आ जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा सर, और 32 में से यहाँ पे घटाऊंगा 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, वापस से जीरो लगाऊंगा, 16 पंच 80, और ये 80, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो सर जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 16 से तो 6.25 आता है। कितना आया, तो आप कहोगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आंसर हो जाएगा बेटा। बताइए क्लियर है क्या ये चीजें थोड़ी सी, बताइए। अच्छा इधर इस साइड हो जाऊं, ओके ओके ठीक, यहाँ पे होता हूँ, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि 1 कूलाम आवेश दिया है, 1 कूलाम चार्ज है आपका, तो उस 1 कूलाम चार्ज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम। तो आप कितना कहोगे कि सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताइए क्लियर क्या बेटा, एक बार यस करो सभी लोग जल्दी से, है ना, वेरी वेरी गुड बेटा, है ना, वेरी गुड। 6, हाँ बेटा खुशबू 10⁻18 होगा बेटा, 8 नहीं, क्या लिखा है आपने, 10⁻18 या 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10⁻18 18, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा, गुड। चलिए आगे बढ़े क्या बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन बनना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर लिखा है बेटा कुलाम का नियम। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इसको कुलाम के नियम के बारे में आज पढ़ते हैं, है ना। आई थिंक 1 घंटा आधा घंटा इसी में लग जाएगा कुलाम के नियम में, है ना, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुलाम के नियम के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो कुलाम का नियम होता क्या है। अच्छा कुलाम कोई व्यक्ति था, अब देखना फोटो सर्च करके, एक अंग्रेज था गुलाम, और उसने नियम दे दिए कि भैया ऐसा भी कुछ होता होगा। गुलाम बैठा था ऐसे ही खाली पीली बैठा था, उसने देखा कि 2 वस्तु, उसने भी अपने बचपन में कंचिया खेली है, वो जो गोटियां होती है, खेली है नहीं खेली, ऊपर फेंक रहे तो नीचे गिर रही है, दूसरी फेंक रहे तो फिर गिर रही है, कुछ को पास में सबको साथ में फेंकते हो, है ना, ऐसे। तो ये भी ऐसा कुछ कर रहा होगा, और ऐसा कर रहा था तो इसके दिमाग में उपज आई, और इसने भी क्या देखा कि भाई एक को मैं फेंक रहा हूँ, है ना, दूसरे को फेंक रहा हूँ, तो इन पे कुछ न कुछ बल लग रहा है। अब कुछ न कुछ बल लग रहा है तो इसने उसी को देख करके एक नियम बना दिया, जिसको कुलाम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलाम्स लॉ बोलते हैं, जो 2 स्थिर बिंदुओं के बीच, क्या लिखा है, 2 स्थिर बिंदु आवेश, मतलब पॉइंट आवेश होना चाहिए, पॉइंट फोर्सेस कह सकते हो। पर्टिकुलर एक बिंदु, मान लो एक इधर ए वाली दीवार है, एक ए वाली दीवार है, दोनों साइड 2 दीवारों पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा।
तो मतलब बिंदु आवेशों पर लगने वाला बेटा अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या डिस्ट्रैक्शन होगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित बल। या तो दोनों पास पास आएंगे मतलब अट्रैक्शन होगा, अगर प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन हो गया। तो इनने कहा कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्ज, और जो सेम चार्ज है वो दूर जाएंगे। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। वो उसी को देख करके इसने नियम दिया कि जो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल है वो बल कौन सा, फोर्स कौन सा, तो आप कहोगे एक अट्रैक्शन होता है सर और एक रिपल्सन होता है। यस सर नो। लगने वाला आकर्षण, यहां लिखा है बेटा लगने वाला आकर्षण, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स। क्लियर है क्या, लगने वाला आकर्षण या रिपल्सन, अब बोल सकते हो अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि दोनों के दोनों आवेशों के परिमाण के जो बल लग रहा है फोर्स, वो दोनों आवेशों के, बेटा दोनों चार्ज दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो उन दोनों आवेशों के क्या लगेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया जो गुणनफल होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जो जो स्टेशनरी चार्जेस है उनके क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। बताइए इतनी चीजें क्लियर है क्या। मैंने कहा कि दो फोर्सेस, दो पॉइंट आवेश, दो बिंदु आवेश किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, और दोनों आवेश की अगर बात करेंगे बेटा, दो बिंदु आवेश, तो वो क्या करेंगे, जो फोर्स उन पर लग रहा है, चाहे वो दोनों बिंदु आवेशों पर चाहे फोर्स अट्रैक्शन ले लो, या दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, या दोनों के दोनों ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि दोनों के दोनों कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, दोनों जो चार्ज है, दोनों जो आवेश है, उनका जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, गुणनफल के क्या होगा बेटा, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, प्रपोर्शनल होता है। बताओ इतनी चीजें क्लियर। पहला पॉइंट कि प्रपोर्शनल होगा सर, है ना, प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा इसमें लिखा है बेटा कि जो दोनों बलों के बीच में दूरी है, दोनों आवेशों के बीच में दूरी है जिन पर फोर्स लग रहे हैं, है ना, जिन पे फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी उसका बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा, जो दूरी है दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहीं पर लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है कि दूरी के क्या होगा, वर्ग के, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिटवीन टू, proportional to the square of the distance between of the two charges। डिस्टेंस के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बताइए बेटा इतनी चीजें क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से इससे समझाता हूं। देखो ये तो हमने लिखा है ना, ये तो सर आपने कहा कि कॉपी पेस्ट लग रही है सर, ये है ना, हमने पढ़ के आए हुए हैं, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इधर चलते हैं, है ना, इधर आ गए, इधर पे देखा, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ये ले लिया, वाइट कलर में ले लेता हूँ एक, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, इधर इधर बेटा दिखाई दे रहा है वाइट, बिल्कुल है ना, दिखाई दे रहा होगा, एक इधर ले लिया, ओके दोनों। अच्छा दोनों थोड़ा सा इसको पास में कर लिया जाए, आजा भाई आजा आजा आजा, इतना पास में ले लेते हैं, ठीक है डन। चलिए अब मैंने कहा दो बिंदु आवेश, अच्छा दोनों बिंदु आवेश को अलग अलग नाम दे दूं क्या, दो बिंदु आवेश मान लो इसका नाम मैंने Q1 दे दिया, दो बिंदु आवेश Q2, हाँ हाँ सर, है ना, दो बिंदु आवेश, बेटा इन्हें चाबी लेके गए कि नहीं देखिएगा, जस्ट पीछे वाले, एक मिनट का इसे ना, ये जस्ट पीछे टेबल पर रखी हुई, हाँ रखिए, सर को दे दीजिए, है क्या, है कोई, अभी जो सर गए ना, नीचे चले गए, नीचे देखिए गाड़ी, हाँ
अच्छा ट्विंकल खुशबू दोनों ही बचे बेटा, बाकी बाकी दो राहुल स्नेहा प्रियंका। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं बेटा दूसरी एप्लीकेशन पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा बताइएगा मुझे। अब मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही है दोनों एप्लीकेशन पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बॉटल दे दीजिएगा पानी वाली, देखिएगा आराम से। हाँ आ रही है, ओके बेटा। चलिए, तो मैंने कहा दो बिंदु आवेश से, और दोनों बिंदुओं आवेश पर बेटा अब मुझे बताओ फोर्स इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा कि सर दो बिंदु आवेश थे Q1 और Q2। अब मैंने कहा कि सर इन पे जो भी फोर्स लगेगा, है ना, जो भी फोर्स लगेगा, अच्छा अगर ये पॉजिटिव होगा, मान के चलना पहले मैंने ले लिया पॉजिटिव, ये कैसा है सर, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था। अच्छा इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे कि सर इस पे इस साइड वाला फोर्स लग रहा है और ये फोर्स हो जाएगा, और इसको मैं कौन सा बोलूंगा, प्रतिकर्षण बोलूंगा क्या, बताइए। सर वॉइस लो आ रही है। एक मिनट गाइस, अब क्लियर है बेटा, थोड़ा सा बताइएगा। अब ठीक है वॉइस, ओके ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ अगर बात करें तो मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था। ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप जानते हो कि सर दोनों चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसीलिए इसने कुलाम ने बोल दिया कि भैया अगर ये दोनों के दोनों अगर सेम चार्ज होंगे, कैसे होंगे, दोनों के दोनों सेम चार्ज होंगे तो सर ये दूर भागेंगे। पहली चीज उन्होंने कहा, या तो आकर्षण, अच्छा प्रतिकर्षण फोर्स हो जाएगा ये, कि सर ये प्रतिकर्षण फोर्स है। अच्छा अगर इसके पास में ये नहीं होता, अगर इसके पास में मान लो निगेटिव चार्ज इसके पास होता, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता, तो दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते क्या, एफ इधर भी आता, एफ इधर भी आता, बताओ एफ इधर भी आता, F1 F2 हो जाते, तो दोनों के दोनों। अच्छा ये जो दूर भाग रहे थे इसको बोला प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और इसको बोला आकर्षण, अट्रैक्शन, और एक को बोला बेटा ये हो गया अट्रैक्शन, ये हो गया रिपल्सन। ये बोला कि भाई जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, इसने यही बोला कि सर जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, दोनों को अट्रैक्शन या रिपल्सन में जो फोर्स लग रहा है, दोनों आवेश, आवेश 1 आवेश 2 Q1 इंटू Q2, दोनों के किसके मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती होता है सर, रैशनलाइज होता है सर, बताओ प्रोपोर्शनल होता है, ये बोला। अच्छा ठीक है सर, ये आ गया समझ में। अच्छा भाई अब जब ये बोल दिया तो उसने और एक चीज बताई कि अगर इनके बीच में आप इसको यहां रखो और इसको एक को यहां लेकर के चले जाओ, दोनों बिंदु आवेशों को, पॉइंट चार्जेस को जब दूर लेकर के जाओगे, या इनके बीच में क्या आ जाएगी, यहां से अगर आप बात करोगे बेटा एक ये और एक ये, दोनों के मैं सेंटर की डिस्टेंस ले लेता हूं कि दोनों के अगर चार दूरी बीच में क्या है, आर है, दोनों बिंदु चार्जेस के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर दोनों में जो फोर्स है, फोर्स सेम की सेम चीज बोला बेटा उसने कि फोर्स इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्या होगी, रेशनलाइजेशन होगी, मतलब यहां कह सकते हो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इसी को बेटा इनने एक दे दिया, समीकरण नंबर 1 इसको दे देता हूं, और समीकरण 2 मतलब पहली बात इससे बोली, दूसरी बात इससे बोली, मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि सर यहां जो आपने कहा कि सर F इज इक्वल टू, ये दोनों 1 और 2 यहां लिख दूं इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और यही बेटा आपका क्या कहता है, तो आप कहोगे कि सर यही आपका क्या कहता है,
कूलम्ब्स लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट कोई दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला, कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन आवेशों के प्रोडक्ट के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर बराबर तथा उनके क्या हो जाएगी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए इतनी चीजें क्लियर है क्या? अभी बेटा मैं उस पे भी आऊंगा, है ना, जो आप बोल रहे हैं समानु, जो नियतांक के की बात कर रहे हो, परावैद्युतांक, सारी चीजें करेंगे बेटा, है ना, सारी 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 चीजें पे आएंगे, के पे आएंगे, 1/4πε0 पे आएंगे, सब कुछ आएंगे, है ना। हाँ अब बस बने रहिए सभी लोग, है ना। हाँ प्रियंका, मेघना, चांदनी, निशम, हाँ बेटा टोटल क्लियर है क्या सभी लोग? ऑल ओके बेटा, सभी दोनों तीनों एप्लीकेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें आई थिंक क्लियर होगी बेटा आपको, है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा कूलाम के नियम में। पहला क्वेश्चन कूलाम से पूछ सकता है कि कूलाम का नियम बोलता क्या है। तो कूलाम के नियम में आप कहोगे कि सर जहां भी दो आवेश दिख जाए, दो आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है सर, तो क्या? तो बोलोगे फोर्स और कुछ नहीं, बल जो लग रहा है। अच्छा अगर दो आवेशों के बीच में कुछ दूरी हो, सर जहां दूरी दिख जाए, न्यूमेरिकल बनेंगे बेटा, इस पे न्यूमेरिकल अभी करेंगे, है ना। तो जहां दूरी दिख जाए आपको, हाँ बेटा दूरी दिख जाए, और दूरी की अगर बात करेंगे तो दूरी की अगर बात करूंगा तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतनी चीजें याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। ये कंप्लीट आपका दोनों। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ने वाली चीजें हैं, थोड़ा पढ़ना है इसको। आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होते हैं। मतलब मैंने कहा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ मैंने कहा कि एक ये वाला बल बिंदु आवेश था एक, है ना, और एक मैंने और दे दिया, और वो कौन सा था, एक ये वाला था। दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। इसको थोड़ा सा और गोल कर दो। अब बेटा दोनों फोर्स मान लो, एक फोर्स मान के चलो, एक काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसने यही बोला कि जो दो बिंदु आवेश है, जो आवेशों पर कार्य कर रहे बल, दोनों बल, मतलब एक इधर काम कर रहा होगा, एक इधर काम कर रहा होगा, तो ये काम कहाँ करेगा? तो बेटा ये दोनों की जो डायरेक्शन है, लाइन है, मिलाने वाली लाइन, यहाँ से मिला दूं क्या, एक व्हाइट कलर में, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होते हैं। मतलब जो दोनों बिंदु आवेशों को लाइन मिलाएगी बेटा, फोर्स उसी पर काम करेगा। क्लियर है क्या? फोर्स उसी पर काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में काम करना चालू कर दे। किधर? तो आप कहोगे ऊपर की डायरेक्शन में। सर नहीं हो सकता, ये जहां पर फोर्स लगेंगे उसी डायरेक्शन में सर काम करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस, मतलब जो लाइन दोनों चार्ज को मिला रही है उसी पर बेटा फोर्स काम करेंगे। कोई डिफरेंट टाइप में फोर्स काम नहीं करेंगे कि कोई तिरछा भाग रहा हो, कोई खड़ा भाग रहा हो, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, कोई इंक्लाइंड, ऐसा नहीं होगा। बताइए क्लियर है क्या? वो ऐसा नहीं होगा सर। ठीक है, फिर दूसरा, कूलाम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? तो कहा कि मीडियम, अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द चार्जेस आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब जो नेचर मीडियम का होगा, प्रकृति का होगा, उसी पर डिपेंड करने वाला है। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा मतलब बताओ भाई, आवेशों को जो बल है, बल किस पे, बल का माध्यम पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बल का माध्यम प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप उसको बेटा समान सरफेस पे रख रहे हो, एक को सेम सरफेस पे टेबल पे रख दो और एक को नीचे रख दो, है ना, या एक को पानी में रख दो, एक को खुले में रख दो, बेटा दोनों पे क्या रहेगा? जो फोर्स लगने वाला है वो डिफरेंट हो जाएगा। उसके मीडियम के डिपेंड करेगा कि मीडियम का परावैद्युतांक कितना है। समझ पा रहे क्या? तो किस पे डिपेंड करेगा? कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल किसके, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसका नेचर कैसा है, उसका मीडियम कैसा है।
बताइए, दोनों चीजें क्लियर बेटा, दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर पॉइंट में आपसे पूछ ले कि भाई बताओ बल किस पर निर्भर करता है, मतलब बिंदु आवेश पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा, तो आप कहोगे कि सर माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है, सघन है, एयर है ना, सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, यस और नो। तो बेटा डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम है ना। अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स लगता है, अलग अलग जगह अलग अलग बल लगता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि नेचर, उसके बल की प्रकृति या नेचर, आप बोल सकते हो कि उसका मीडियम का नेचर कैसा है ना। ये हो जाएगा बेटा कुलाम के पॉइंट दो। आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा आगे देखिए, और अभी एक पॉइंट और लिखा हुआ है, देखिए ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, थोड़ा सा ज्यादा, मुझे इधर से ज्यादा लाइट दिख रहा है, कलर प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। सेम चीज बेटा जो मैंने अभी आपको समझाई कि हमने कहा कि एक आवेश ये था Q1 और एक आवेश Q2 था। बेटा दोनों के पास में आप कहोगे कि सर इसके पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास में कौन सा चार्ज था, तो आप कहोगे कि सर इसके पास में भी पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास में भी पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए F12 और F21 दोनों के दोनों क्या होने लगे, अपोजिट करने लगे, मतलब ये दोनों के दोनों सर प्रतिकर्षण करने लगे, रिपल्सन करने लगे। कलर दिखाई दे रहा है बेटा, प्रतिकर्षित करने लगे, ये साणु प्रतिकर्षण करने लगे। अच्छा वहीं पर आवेश क्या हो गया, मैंने फिर क्या ले लिया, Q1 आवेश को बेटा उसको पॉजिटिव ही रहने दिया, और इसको F21 जो दूसरा आवेश था मेरा, उसको मैंने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। तो दोनों के दोनों आवेश देखो बेटा क्या करने लगे, अट्रैक्शन करने लगे, आकर्षण करने लगे, यही होता है बेटा, है ना, आकर्षण करने लगे। तो वही गुलाम ने बोला कि भाई जब ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स दोनों लग रहे हैं, चाहे अट्रैक्शन हो या फिर आपका रिपल्सन हो, फोर्स से हमेशा आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों आवेश Q1 into Q2 के गुणनफल के बराबर होगा। वही उसने बोला कि भाई यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, इनके बीच में जो दूरी है, जो R दूरी है, वो फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होगी, परंतु कैसे, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बताइए कैसी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डन है क्या इतना, बताइए। चलिए आगे देखिए, ये तो आपको एक डायग्राम में आपको आई थिंक ज्यादा समझ में आ जाएगा, इमेजिन करने से थोड़ा सा ज्यादा आपको याद रहता है। वही चीज सेम की सेम लिखी हुई है। मैंने कहा कि F1 क्या होता है बेटा, Q1 into Q2 होता है, जो फोर्स जो लग रहा है आकर्षण प्रतिकर्षण बल। उसके बाद में मैंने दूरी बताई आपको कि F क्या है, 1/r के स्क्वायर में होता है। जब दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों को मिलाया तो क्या आ गया मेरा, जब दोनों को मैं मिलाता हूं तो क्या आता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन में आ जाएगा r का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, तो आप कहोगे कि ये सर कूलाम का नियम है। और जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाता हूं बेटा, यहां से मैंने इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दिया, है ना, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जैसे ही हटाया तो एक नियतांक आता है, समानुपाती नियतांक जिसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया k, और k तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा k, f इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। जो ये है इसको हटा करके मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, बराबर लिख करके Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r लिख दिया, इंटू इसमें k का मल्टीप्लाई कर दिया, बस। और k इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समानुपाती नियतांक है। जब भी हम अनुपात या समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो हम वहां पर कुछ न कुछ नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेंगे, कांस्टेंट लेते हैं, और उस कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वैसे आपको ये याद हो गया होगा अभी तक, है ना, क्योंकि इतनी बार मैं अभी आपको बता चुका कि सर ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद में समानुपाती नियतांक के बारे में कुछ बात करते हैं कि भाई कैसे क्या होगा, क्या है, क्या बला है ये। तो हमने कहा कि k हमारा समानुपाती नियतांक है, यस और नो। अच्छा k समानुपाती नियतांक है तो k इज इक्वल टू, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको बताया फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये कलर दिख रहा है बेटा व्हाइट वाला, फोर्स इज इक्वल टू
के, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अच्छा, मुझे अगर k की वैल्यू निकालना हो तो बेटा k इज इक्वल टू मैं क्या कहूंगा, तो आप कहोगे सर फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2, यही कहोगे क्या बेटा, बताओ, यही कहोगे? या इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि ये इसकी मात्रा अगर आपको नहीं निकालनी है तो आप इसका भी फॉर्मूला ले सकते हो कि सर फोर्स का मात्रक होता है सर न्यूटन, यस और नो, न्यूटन। बेटा कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा मुझे बताइएगा, प्रॉपर है, येलो, दूसरा कलर ब्लैक ले लें, ओके। चलिए यहां बात करेंगे, तो यहां पर बेटा आप कहोगे कि सर फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होता है सर, ठीक है सर, बराबर इससे के, अच्छा इंटू, अच्छा आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे सर कूलाम होता है, अच्छा कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा क्या, ये भी बताइए थोड़ा, कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा। अच्छा दूरी का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मीटर इंटू मीटर होता है। बताओ कुछ गलत तो नहीं लिखा बेटा मैंने, यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा यही चीज बेटा इसने ने इसको और सिंप्लीफाई किया है ना, इसको आगे और लिखता चला गया, तो इसने लिखा कि न्यूटन को बेटा मैं n लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, n लिख सकता हूँ न्यूटन को n लिख सकता हूँ, कूलाम को बेटा c लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ, मीटर को m लिख सकता हूँ, और इसको जब मैं आगे लिखूंगा तो n इज इक्वल टू न्यूटन इज इक्वल टू k, यहाँ पर कूलाम डिवाइड बाय बेटा मीटर का स्क्वायर, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अच्छा परावैद्युतांक की अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो k इज इक्वल टू, आप कहोगे क्या, k परावैद्युत आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समानुपाती नियतांक हो जाएगा, और जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो बेटा मैं k को यहीं पर रख के, n इधर है, n के साथ में बेटा m का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और m का जब स्क्वायर हो जाएगा तो कूलाम का स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, ये थोड़ा सा बताइए, और यही आपका क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, बताइए k की वैल्यू इतनी हो गई, k की वैल्यू, यस और नो। अच्छा k की वैल्यू के साथ में जैसे ही हम k को हटाते हैं, k के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखी जाती है, या तो आप जो हम ये ले रहे हैं है ना, ये वाली जो वैल्यू ले रहे हैं, इसकी जगह k को जैसे ही आप हटाओगे है ना, जैसे ही आप k को हटाते हो तो एक स्पेसिफिक वैल्यू ली जाती है बेटा, जिसको बोलते हैं f इज इक्वल टू, क्या वैल्यू लिखी है, तो आप कहोगे कि 1.4 पाई 1.45 1/14 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको बोला जाता है। वैसे इसका मेन काम अभी आपको नहीं आएगा, कभी कभार न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हमें ज्यादा याद रखना है। हाँ अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अभी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना रहेगा तो उसमें थोड़ी सी बेटा इसको याद रखनी है। क्लियर है क्या? वैल्यू 9 × 10⁹ आपको थोड़ा याद रखना रहेगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, तो आप कहोगे कि सर ये तो Q की वैल्यू, K की वैल्यू है, किसकी वैल्यू हो गई, तो बेटा ये हमारी k की वैल्यू हो गई, और k की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 10 9 याद हो जाएगा क्या? कैसे याद रखना है कि सर k की वैल्यू कितनी, तो सर k इज इक्वल टू 9, अच्छा 9 के बाद में क्या आता है बेटा 10, और 10 के ऊपर क्या लगा देंगे 9, अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगी, 9 10 9 याद रखना है। अच्छा यूनिट क्या होगी, यूनिट में आप कहोगे कि सर एक साइड में क्या था न्यूटन, हमने मीटर को ऊपर लेकर के आए, और कूलाम सर 2 बार था, इसीलिए इसकी क्या हो गई, अच्छा ये हो जाएगी क्या बेटा, बताओ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, इसकी यूनिट हो जाएगी, बताओ इतनी चीजें बताओ। क्लियर? बताइए इतनी चीजें क्लियर? पहली चीज 9 10 9, हाँ क्या लिख रहे हैं बेटा राहुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, वेरी गुड है ना, बहुत सही, ठीक आगे बढ़े।
आगे बढ़े, दूसरी चीज आपको एक वैल्यू और याद रखनी है बेटा, और वो किसकी, तो आप कहोगे कि सर ये तो सर आप हमें रटवा रहे हो। बेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये चीजें, ये वैल्यू है ना, स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका ऐसे के ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अपना बेटर रहेगा। वैसे याद रख लेना कि k की वैल्यू 9 10 9 होती है, 9 इंटू 10⁹ 9, 9 10 9। k में एक जैसे लगता है, k में दो लाइन है ना, k की बात करेंगे तो k है ना, k में एक आपको दिख रहा है, इसके सामने जीरो लगा देना, फिर 9 10 9 याद रख लेना थोड़ा सा, है ना, ऐसा याद रख लीजिएगा। फिर हमें बात करना है बेटा, ये जो वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0, तो इसमें एप्सिलॉन की भी वैल्यू हमें याद रखनी है। किसकी वैल्यू, आप कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू भी थोड़ी सी हमें याद रख लेनी है सर। अच्छा एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, तो सर ये अपोजिट में है, तो एप्सिलॉन 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। बताइए, थोड़ा सा इसको पूरा का पूरा रफ कर दिया जाए। ये बेटा आई थिंक ये नीचे का क्लियर हो गया होगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए कैसे, हमने सबसे पहले बेटा किसकी वैल्यू निकाली, तो आप कहोगे कि सर k की वैल्यू है ना, और k की वैल्यू आपने क्या बताई सर, तो k की वैल्यू आपने बताई सर 1/4πε0। ठीक है सर, मान लिया, ये तो हो गया। अच्छा सर आपने फिर k का हमें यूनिट भी बताई सर, और यूनिट क्या थी, तो यूनिट आप कहोगे कि सर यूनिट क्या बताई आपने, तो आप कहोगे कि सर न्यूटन था, न्यूटन को हमने मीटर से स्क्वायर कर दिया, और 2 बार कुलाम थे सर, इसलिए 2 कुलाम को हमने स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा। देन इसके बाद में सर आपने हमें इसका वैल्यू भी बताई कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा मैंने कहा कि k की जो वैल्यू होगी 9 होगी, और 9 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर 9 लिख देंगे सर, और यही वाली इसमें यूनिट लगा देंगे, तो ये सर हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्या सर, k की वैल्यू जब ये हो जाएगी, तो फिर आपने सर एक चीज और बताई कि सर यहाँ पर हमें एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है, और एप्सिलॉन 0 की भी हमें थोड़ी सी वैल्यू याद रखना है, और वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बताओ होगी क्या, बताइए बेटा, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी, 8.80 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम, ये हो जाएगी एप्सिलॉन की वैल्यू। अच्छा एप्सिलॉन की वैल्यू जब ये है, तो बेटा यहाँ पर यूनिट भी तो आपको याद रखना रहेगा, तो आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू ये है यहाँ पर, अब मुझे इसकी यूनिट निकालना है, तो बेटा k इज इक्वल टू आपको दिया है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगी क्या, k नीचे चला जाएगा, 1/k 4 पाई, यही होगा। अच्छा k की वैल्यू, k की यूनिट हमें पता है, तो k की यूनिट हमें पता है, मतलब 1 यहाँ लिख सकता हूँ मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में c का स्क्वायर, मतलब बेटा इसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, तो आप कहोगे c सर ऊपर आ जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर सर नीचे आ जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, c स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ इतनी चीजें क्लियर है क्या, एक बार सभी चीजें एक बार ओके लिखो बेटा, क्लियर है हो तो ओके लिखो। और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो आप कहोगे निर्वात की विद्युतशीलता है, ये तो आपको याद ही होगा। बताइए, बताए थोड़ा सा फास्ट बताए बेटा, समानुपाती नियतांक के बारे में बताए, हम के बारे में बात कर रहे हैं सारी की सारी। के क्या होता है, तो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, रेशनल या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की बात करेंगे जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो है ना, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम k से या और भी वर्ड से डिनोट करते हैं, परंतु यहाँ पर आवेशों में जब भी हम कूलाम के नियम में रेशनलाइजेशन को या प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं, तो हम एक परावैद्युतांक या एक समानुपाती नियतांक लेते हैं जिसको हम k बोलते हैं। यस और नो, k की बात करेंगे तो इसका पहले तो हमें पूछा जाता है कि मात्रक क्या है, तो बेटा यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम का स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल फॉर्मूले से ही निकला है बेटा, है ना, फॉर्मूला जैसा है Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर,
है ना, उससे निकला। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि k की वैल्यू क्या होती है। तो k की वैल्यू आपको याद रखना है कि जब भी हम k को हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगाना है। क्या लगाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगाना है। ठीक है सर, ये लगा देंगे। अच्छा सर, ये भी ना हो, ये भी ना लगाना हो, तो इस पूरे की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह, है ना, एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो, एप्सिलॉन 0 बोल सकते हो, दोनों बराबर ही है बेटा ना। इस पूरे की जगह क्या लगाना है? अगर ये ना हो, हमको सीधा सीधा मान रख देना है सर, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप कहोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, ये लगा देना है सर। ओके है क्या? बताओ, ये लगा देंगे। अच्छा सर ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा 4 पाई की वैल्यू आप रख दोगे 4, और पाई की वैल्यू 22/7, है ना, 3.14, ये भी लगा दोगे। परंतु सर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0, इसकी भी वैल्यू होगी सर। हाँ तो बेटा इसकी भी आपको वैल्यू याद रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 8.85 × 10⁻18 कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी चीजें बताओ बेटा, ये सारी चीजें याद हो जाएगी क्या? बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बताइए ये चीजें क्लियर सभी को? ट्विंकल, राहुल, खुशबू, प्रियंका, स्नेहा, बताए बेटा सभी लोग ऑलमोस्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब इसके थोड़ा सा मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूँ। डायमेंशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि सर न्यूटन है फोर्स का, तो न्यूटन होता है, न्यूटन के लिए हम क्या लगाते हैं? तो आप कहोगे सर केजी लगाते हैं। थोड़ा क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि सर कैसे होगा, है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर है। आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ पे विमीय सूत्र की बात की गई, विमीय सूत्र की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको एज इट इज क्लियर दिख रही होगी कि सर यहाँ पर हमने लिखा वीमा किसकी, के का हमने मान लिखा कितना, के का लिखा है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अच्छा न्यूटन और मीटर, अच्छा सबसे पहले बेटा आपको न्यूटन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई बताइए? यूनिट किसकी है न्यूटन? फोर्स की। बताओ बेटा, फोर्स, वेरी गुड, फोर्स फोर्स फोर्स, वेरी गुड बेटा, है ना फोर्स। अच्छा बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? थोड़ा सा मैं उस पे चलूं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन का गति का नियम पढ़ाई होगा ए में, बताओ। फोर्स इज इक्वल टू ए में, फोर्स इज इक्वल टू ए में, और फोर्स इज इक्वल टू ए में तो बेटा मास का कितना होता है? केजी। मास को किस में नापते हैं? द्रव्यमान को केजी में। अच्छा त्वरण, ए त्वरण होता है, इसको किस में नापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड में। बताओ इसी में नापते हैं क्या? बताइए, है ना। और आप जानते हो कि बेटा इसको केजी में, तो केजी को हम m1 से डिनोट करते हैं, मीटर की बात करेंगे इसको l से डिनोट करते हैं, और समय की बात करेंगे -1 समय से। तो ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा क्या? बताइए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक, बताइए मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है क्या? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, वेग होता है बेटा, वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, और वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। थोड़ा सा ये भी देखो कि क्यों लिखा। देखिए इधर बेटा मैंने कहा वेग, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इसका होता है बेटा मीटर प्रति सेकेंड, यस और नो, मीटर प्रति सेकेंड। और बेटा वेलोसिटी के बाद में मैंने कहा कि वेग में परिवर्तन की दर को ही मैं त्वरण कहता हूँ। तो बेटा वेग का कितना था? मीटर प्रति सेकेंड था क्या? और इसमें 1 सेकेंड और लगा देता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा क्या? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो बेटा त्वरण में मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे, बताइए, यहाँ पे त्वरण में मैंने यही लिखा है कि ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो बल का तो सर ये आ गया, बताइए, बल का तो सर ये लिख दिया आपने, डन, है ना। बल का सर ये हो गया। अच्छा उसके बाद में मुझे यहाँ पर ये न्यूटन का मैंने जैसे ये लिखा, मतलब न्यूटन का तो सर इतना आएगा, न्यूटन का ये आ गया। अच्छा ये नीचे वाला थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतने बेसिक्स तो आपके भी क्लियर होंगे, है ना। ये यहाँ पर ये हो गया सर फोर्स का। फोर्स के बाद में बेटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर और एक लगा दूं क्या? ये ऑलरेडी दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। अच्छा मीटर स्क्वायर को आप, अच्छा मीटर में आप लेंथ लिखोगे ना बेटा, लेंथ मीटर को किससे डिनोट करोगे?
तो सर लेंथ से डिनोट करेंगे, ठीक है सर। मतलब ऊपर का खेल क्लियर हो गया। मतलब ऊपर में सर क्या आएगा, तो आप कहोगे m आएगा सर। अच्छा दूसरे कलर से लिख देता हूँ बेटा ना, m आएगा m1। अच्छा l कितने बेटा, तो आप l कहोगे सर कितने हैं, 3, 2 और 1 3। अच्छा t कितने हुए, तो सर -2। ये तो सर आपका ऊपर आ गया। बताइए इतना ही आ रहा है क्या बेटा, इतना ही आ रहा है, यस सर नो। अब बात करते हैं बेटा कूलाम्ब की। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं जूम, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे ऐसा। अब बात करें बेटा कूलाम्ब की, जो आवेश है हमारा इसकी, तो आप जानते हो रे कि कूलाम्ब C और C का, कूलाम्ब का चार्ज, आपका डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको पहले ही लिखाया था कि सर क्या होता है, तो आप कहोगे, फट से लिख दो एक बार जल्दी लिखिए बेटा, क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर AT होता है, दोनों पे एक ही। अच्छा कितनी बार है, तो 2 बार है, तो सर 2 कर दो। तो यहाँ कर दूं क्या बेटा, a² t²। अच्छा a² t² सेम यहीं पर लिखा हुआ है बेटा, ये लिख दिया। अच्छा a² t² ये हो गया, ऊपर मैंने लिखा हुआ था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। और इसको जैसे ही मैं ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके नीचे, इसके, ये इतना ग्रीन वाला है, इसको ग्रीन वाले में लिखता हूँ। m हमारे पास में था m1 l³ और t की पावर -2। अब यहाँ पर वापस से लिख दिया a² t की पावर -2, और यहाँ पर इसका निकालता हूँ, तो t यहाँ पर है, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बताओ माइनस में होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। अच्छा माइनस में होगा तो कैसे होगा, तो आप कहोगे m1 l3। अच्छा 8t की पावर -4 हो जाएगी, 2 ऊपर जाए, 2 माइनस में है ऑलरेडी, ये -4, a भी ऊपर आएगा तो -2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका k का विमीय सूत्र हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए बेटा, एनीवन, क्लियर है, बताइए। ये सारी चीजें क्लियर, नीचे बल का लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का आप निकाल सकते हो। एप्सिलॉन में क्या होगा, तो बेटा सिर्फ चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर c की जगह में c का रख देना है, t4 प्लस में हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, है ना। जो इसमें आपकी निगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव हो जाएगी। जैसे m1 पॉजिटिव में था वो निगेटिव हो गया, l पॉजिटिव में था वो निगेटिव हो गया, t निगेटिव में था पॉजिटिव हो गया, a पॉजिटिव में था वो निगेटिव, a निगेटिव में था वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है क्या, क्योंकि अपोजिट में होता है। बताइए एक बार सभी लोग जरा वीमा लिखिए, के की डायमेंशन फार्मूला लिखिए बेटा, सभी डायमेंशन फार्मूला लिखिए, वीमा लिखिएगा, लिखी हुई है सामने, एक बार जल्दी जल्दी फास्ट लिखिएगा, फास्ट लिखिएगा, वीमा लिखिए, के की। बल और आवेश की आपको पता ही है सब कुछ बेटा, आपको बेसिक बेसिक चीजें अगर याद है तो आप किसी की भी वीमा निकाल सकते हो, किसी की भी वीमा बना सकते हो। बताइए यस और नो। हाँ वेरी गुड बेटा, क्या हो जाएगा, m1 l3 t की पावर -4 a की पावर -2। वेरी गुड बेटा खुशबू, ट्विंकल, गुड। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा घर जा कर के ये चीज़ें आपको 2-4 बार पढ़नी है, क्योंकि ये भूल जाओगे, है ना, ये भूल सकते हो आप, इसके लिए इसको 1-2 बार पढ़नी है, और अभी से ऐसी कोशिश करना कि आप इसको डेली रूटीन में ले आओगे, 2-4-10 मिनट सुबह शाम पढ़ने में, है ना। और जैसे सुबह शाम 2-4-10 मिनट पढ़ोगे तो देन यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। ये आपको इम्प्रूवमेंट खुद ही समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ हमने ये पढ़ा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। क्लियर है क्या बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, है ना। हाँ ये लिखा हुआ है,
कुलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के गुण, मतलब कुलाम एक बल है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। कौन कौन से फोर्स, जो फोर्स है कुलाम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर फोर्स है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप कहोगे कि सर आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेशों के चिन्ह पर निर्भर करता है। बताओ किस पे निर्भर करेगा। तो आप कहोगे कि सर आकर्षण, किस पे, आकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के आवेशों का जो चिन्ह होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो हमने कहा कि बेटा इधर साइड मान के चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया ये आपका कोई चार्जेस था 1, ये चार्जेस था 2, है ना, ये था 1, ये था 2। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पे था पॉजिटिव चार्ज, इस पे था निगेटिव चार्ज, है ना। दोनों क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि सर दोनों पास पास में आएंगे, मतलब ये तो सर अट्रैक्शन हो गया। यही चीज मैंने आपको अभी बताई। फिर उसके बाद में मैंने फिर वापस से एक और चार्ज इधर लिया एक, और ये दूसरा चार्ज ये वापस से लिया। अब इसमें मैंने आपको बताया कि सर एक पे था पॉजिटिव और एक पे था निगेटिव, है ना। और सॉरी, दोनों पे हम बेटा निगेटिव ले लेते, दोनों पे था निगेटिव। तो फिर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये इस साइड में जाएगा, ये इस साइड में जाएगा। तो यही बोल रहा है कि सर जो भी आवेशों के ऊपर आवेश Q1, आवेश Q2, आवेश Q1, आवेश Q2, दोनों पर जो चार्जेस होगा सर, वो उनके प्रतीक चिन्ह जो चार्जेस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम चार्जेस है तो वो रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन में होगा। बताइए ये चीजें क्लियर क्या बेटा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि आवेश किस पर निर्भर करते हैं, तो आप कहोगे कि सर आवेश उनके प्रतीक चिन्हों पर निर्भर करते हैं। क्लियर। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट समझिए, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है कि वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब ये कुलाम का जो नियम है वो बेटा बिंदु आवेश के लिए ही मान्य है। यहाँ लिखा है दूसरा पॉइंट, ये लिखा है वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। बेटा ये अगर कोई आवेश है, मान लो ये वाला और ये वाला Q1 Q2, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इस वाले ऑब्जेक्ट पर कोई भी पॉइंट पे लग रहा होगा ना, एक जगह लग रहा होगा, है ना। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि कहीं भी ये बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है, पॉइंट चार्जेस के लिए मान्य है, बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। ये हमेशा कब यूज होगा, ये बिंदु आवेशों के लिए यूज होगा, पॉइंट चार्ज के लिए होगा, इसके अलावा नहीं होता है। फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम यहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर कूलाम का नियम न्यूटन का थर्ड लॉ को क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को उपयोग करता है। कैसे, क्योंकि सर वहां भी हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 1/r² होता है, यहां भी सर हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू 1 दोनों Q1 और Q2, है ना। अगर मैं न्यूटन के नियम की बात करूंगा, ग्रेविटेशनल नियम की बात करूंगा, तो वहां भी आप कहोगे कि सर न्यूटन का नियम Q1 और Q2 की बात करेंगे बेटा, तो वहां पर r का अपॉन में स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सर r का स्क्वायर होता है। बताओ, है ना। तो थोड़ी सी ये भी चीज याद रखना है कि कूलाम का नियम अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि कूलाम का नियम इनमें से कौन से लॉ को और फॉलो करता है, किसकी तरह दिखता है, तो आप कहोगे कि सर न्यूटन के तीसरे नियम की तरह ये दिखता है। क्लियर बेटा, क्या हो गया, स्टडी वाइज ऑब्जेक्टिव, ओके डन। उसके बाद में आपको एक पॉइंट और याद रख लेना, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम का नियम दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं बेटा। दोनों ही गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, जो मैंने अभी ऊपर लिखाया जी, यस और नो। तो दोनों के दोनों बेटा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। बस आपसे पूछा क्या जाएगा, ये याद रखिए कि अगर मैं बोल दूं आपसे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बेटा
कौन से और नियम की तरह कार्य करता है या किसकी तरह है, तो आपको याद रखना है कि सर न्यूटन के नियम की तरह है। बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। बस इतना ही आपको याद रखना है कि न्यूटन का थर्ड नियम या न्यूटन का ग्रेविटेशनल नियम, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों सेम दिखाई देते हैं, इसलिए हम दोनों को साथ में याद रखेंगे। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या? थोड़ा इतनी चीज़ें मुझे बताएं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक, थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट आगे लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा किया गया काम लिए गए रास्ते से स्वतंत्र होता है। अब लिया गया रास्ता आप बताओ कैसा क्या होगा, बता सकते हो क्या? बेटा मैंने इसलिए आपको बताया था गति वाला, है ना, कि मैंने कहा कि आप बेटा जो चार्जेस है आपका, ये कलर दिखाई दे रहा है, जो आपका चार्ज है इधर ले लो, है ना, जो चार्ज है आपका वो जो भी फ्लो होगा बेटा, यहाँ से फ्लो इधर कर दो, यहाँ से फ्लो इधर कर दो, है ना, यहाँ जो भी गति होगी आपकी, क्या होगी, जो भी गति होगी, जो भी गति होगी, जो भी गति होगी वो वस्तु की गति से, जो वस्तु रखी हुई है उससे स्वतंत्र होगी, उस पे उसके जो रिजिडनेस है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लिखा हुआ है बेटा, रास्ता कौन सा होगा उससे स्वतंत्र होगी, चाहे आप उसको 20 की स्पीड में लेकर के जाओ, चाहे 30 की स्पीड में लेकर के जाओ, सब कुछ क्या होने वाला है, तो आप कहोगे सर सेम होने वाला है। बताओ, है ना, रास्ते से स्वतंत्र होता है। गति की अवस्था बेटा, आवेश की गति के मामले में वस्तु की गति से क्या होता है, आवेश हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप 20 की स्पीड से जा रहे हो 30 की स्पीड से जा रहे हो, आवेश चाहे रेस्ट की पोजीशन में हो या मूवेबल की पोजीशन में हो, आपका रेस्ट की या गति की अवस्था में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो उसकी धुन में मस्त है, वो वही करता रहेगा। बताइए ये चीजें क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट कि रास्ते से उसको कोई लेना देना नहीं रहता, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। बताइए बेटा। ओके, लास्ट पॉइंट इसको देखते हैं, स्थिर वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये देखिएगा बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण विद्युत स्थिति बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा मजबूत होता है। कैसे? अगर आपने बेटा कोई चीज ऊपर की ओर फेंकी है तो ग्रेविटी से वो नीचे आ जाती है, आ जाएगी? बताइए आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। दूसरी चीज बेटा, कोई इलेक्ट्रिसिटी को मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स का एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति वस्तु को अगर इलेक्ट्रिसिटी ने पकड़ लिया है तो बेटा वो जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसका सब कुछ सत्य ना हो जाए। बताओ यस और नो? तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी फोर्स एक बहुत ज्यादा, बोल सकते हो कि बहुत पावरफुल फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कमजोर फोर्स है ना। कैसा फोर्स है? एक कमजोर फोर्स है। या दोनों में ऐसा याद रख लेना कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत फोर्स है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। गुरुत्वाकर्षण के में अगर आपको एक बार में पकड़ लिया जाए, गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपको लग रहा है तो आपको छुड़ा सकते हैं, आपको खींच सकते हैं, परंतु अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके ऊपर लग रहा है तो आप क्या नहीं कर सकते, आपको छुड़ा नहीं सकते। यस और नो? बेटा बताइए, इतनी चीजें क्लियर है क्या? पता है बेटा, इतनी चीजें क्लियर है? ऑल ओके, है ना। विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं बेटा, बहुत अधिक मजबूत। जैसे दो लड़कों की झड़ा वो बोलते हैं ना, लड़ाई होने दो, दो लड़कियों की और दो बॉयज की होने दो, तो बेटा झगड़े में कौन जीतती है? लड़कियां जीतती है ना। तो ऐसा मान के चलना कि लड़कियों जैसा फोर्स होता है, ऐसा है, जस्ट जोकिंग बेटा, है ना। हाँ बाकी लोग बताएं। ऑल ओके, कंफर्म? चलिए तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखे, है ना। आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए, इसके आगे पढ़ना है हमें, न्यूमेरिकल्स करना है ना। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके, है ना।
इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्ति की घोषणा करते हैं। फिर मिलते हैं आपको कल की नई क्लास में। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी, है ना। और पसंद आई होगी तो ज़रूर आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर नहीं आई है, कुछ अगर डाउट्स है, तो बेटा आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप है ना, व्हाट्सअप है ही हमारा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपको डाउट जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाउट आ रहे हैं ना। तो बेटा जो भी डाउट है वगैरह है, कुछ अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम तो आपके लिए है ही। बाकी आपके साथ में कोई और भी है आस पड़ोस में, भाई बंधु आपके, जिनको लगता है कि नहीं वाकई में पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा सिलेक्शन हो सकता है ना, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि बेटा आप क्या कर सकते हो, आप हमारे पास में उनको भेज सकते हो। अपने साथ में सहपाठी भाई बंधु सबको लेकर के आप आ सकते हो, है ना। आप लेकर के आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और भी जो आपके साथ में है, एक मिनट दीजिएगा बेटा मेरे को, जस्ट चलिए। तो बताइए किसी कोई डाउट, एनीवन? हाँ बेटा 1-2 मिनट है आपके पास में, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर, नहीं है तो इसके बाद में आपकी क्लास है, आप जानते हो, है ना। इसके जस्ट बाद में आपकी क्लास है, है ना। इसके जस्ट बाद में आपकी अभी क्लास है 6 बजे से, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, है ना, अपना अमूल्य समय देने के लिए। घर पे जाकर के पढ़ाई कीजिएगा कंटिन्यूअसली, बिकॉज सिलेक्शन लेना है ना। चलिए बेटा, थैंक यू। क्लास को यही समाप्त करते हैं दोनों एप्लीकेशन पे। इधर से कर दिया जाए अटैचमेंट। ओके, थैंक यू बेटा, वेरी मच थैंक यू।